चलो कहां तक पढ़ा था? फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटिस एनर्जी, और उसके बाद अपन ने दो चार एग्जाम्पल कर लिए थे। अरे बातें नहीं रे। करके ले आया तो अभी करते हैं डिस्कस। अरे बातें नहीं। NaF और MgO, इन दोनों में बताना है किसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। पहले लिख लो इसको, पहले लिख लो इसको। अरे पहले लिख लो इसको, और ये ऐसे गंवारों की तरह मत चिल्लाया करो रे। हाँ, किसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी? क्यों ज्यादा होगी? Na पे कितना? +1, F पे -1, Mg पे +2 और O पे -2। जहां पर चार्ज ज्यादा वहां पर लेटिस एनर्जी, तो दोनों में किसकी ज्यादा? MgO की। क्लियर है? तो लेटिस एनर्जी वगैरह का ऑर्डर आए तो अपन बना लेंगे। दो फैक्टर देखने हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी चार्ज को और सेकंड प्रायोरिटी साइज को। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। लेटिस एनर्जी सबका क्लियर है? कोई डाउट है उसमें? आगे बढ़ते हैं और आगे एक और टर्म अपन पढ़ते हैं, और उस टर्म का नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं HE, उसको बोलते हैं LE, इसको बोलते हैं HE। आगे अपन चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो ये दोनों टर्म हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बार बार ये टर्म्स काम में आएगी। तो समझते हैं हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। जैसे यहां पे मैंने लिखा है हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन को अगर अपन डिवाइड करते हैं तो एक तो है यहां पर हाइड्रा और दूसरा है TiON। हाइड्रा का मतलब होता है वाटर और TiON का मतलब होता है एडिशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वाटर का एडिशन होगा। क्या होगा? वाटर का एडिशन होगा, और वाटर के एडिशन से जो एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को बोला जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी। वाटर के एडिशन से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। अब समझते हैं कि एनर्जी कैसे रिलीज होती है। जैसे मान लो कि मैंने एक कंपाउंड लिया यहां पर NaCl, ठीक है। NaCl सॉल्ट होता है, और सॉल्ट होता है तो ये जो NaCl है अगर इसको पानी में डिसोल्व करते हैं, क्योंकि आप यहां पे देखो कि मैंने लिखा है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर का एडिशन। और वाटर का एडिशन कब होगा? जब वाटर होगा, और वाटर होगा तो मतलब क्या हुआ कि इस NaCl को हमने वाटर के अंदर डिसोल्व किया, और NaCl को वाटर के अंदर डिसोल्व किया तो NaCl अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा तो एक तो बन जाएगा Na+, दूसरा बन जाएगा Cl-। क्लियर है? अब एक बन गया Na+, दूसरा बन गया Cl-। इसको किसके अंदर डिसोल्व किया हमने? वाटर के अंदर। और वाटर के अंदर डिसोल्व किया तो वाटर के बारे में आपको मालूम होगा कि वाटर पोलर होता है या नॉन पोलर? और पोलर होता है तो वाटर को बोला जाता है पोलर सॉल्वेंट। क्या बोला जाता है? पोलर सॉल्वेंट।
अगर यहां पर हम वाटर की जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लेते हैं तो इस एनर्जी का नाम हो जाएगा सॉल्वेशन एनर्जी। क्या हो जाएगा? सॉल्वेशन एनर्जी। लेकिन वाटर को ही यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है और हर जगह वाटर ही सॉल्वेंट की तरह काम में लिया जाता है, तो ज्यादा फ्रिक्वेंटली अपने को ध्यान में रखना है हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, वाटर कैसा होता है, पोलर या नॉन पोलर? और अगर पोलर होगा तो इसका मतलब इसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज होंगे, और प्लस माइनस चार्ज होंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा? नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा? पॉजिटिव। बात क्लियर है? अब वाटर पोलर है, और पोलर है तो इसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज होंगे, और जैसे ही NaCl को हमने वाटर के अंदर डिसोल्व किया तो डिसोल्व करने पर ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, और आयंस में डिसोसिएट होने के बाद में ये वाटर पोलर होता है, पोलर होता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल आके इनके साथ में अटैच हो जाएगा। यहां पर दोनों साइड है, एक तो माइनस वाली साइड है, एक प्लस वाली साइड है, यानी कि O पे तो माइनस है और H पे कैसा है? प्लस है। तो Na पे क्या है? प्लस, O पे क्या है? माइनस। तो O वाली जो साइड होगी, माइनस वाली जो साइड होगी, वो किसके साथ आके अटैच हो जाएगी? Na प्लस के साथ में। किसके साथ में? Na प्लस के साथ में। बात आ रही है समझ में? और यहां पर Cl माइनस के साथ में कौन सी साइड? H वाली। Cl माइनस के साथ में H वाली साइड आके अटैच हो जाएगी, क्योंकि H के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल का क्या हुआ? एडिशन। इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल का क्या हुआ? और वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हुआ है, तो एडिशन का मतलब यह है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि कहीं पर भी एडिशन होता है, एडिशन का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन। और बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो बॉन्ड के फॉर्मेशन से एनर्जी, और यहां पर H2O के एडिशन से जो एनर्जी रिलीज हुई है उसी एनर्जी को बोला जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। बात आई समझ में? अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर Na प्लस है और H2O है, इनके बीच में हमने बोला है एडिशन हुआ है, अट्रैक्शन हुआ है, अट्रैक्शन से बॉन्ड बना है, यहां पर जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड का नाम क्या होगा? तो देखना इसका नाम क्या होगा। Na प्लस क्या है? आयन है। Na प्लस क्या है? तो Na प्लस तो हो गया आयन, राइट। H2O क्या है? पोलर या नॉन पोलर? और पोलर है तो पोलर को क्या डाइपोल बोल सकते हैं? और डाइपोल बोल सकते हैं, तो ये तो हो गया आयन, ये हो गया डाइपोल, ये तो हो गया आयन, ये हो गया डाइपोल। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा इसका नाम होगा आयन डाइपोल अट्रैक्शन। क्या नाम होगा? बात आई समझ में? तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है, एडिशन होने पर, एडिशन का मतलब होता है आयन डाइपोल अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन होता है तो बॉन्ड बनता है, चाहे वीक बने चाहे स्ट्रॉन्ग बने, लेकिन अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बनता है। और यहां पर जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड की वजह से ही एनर्जी रिलीज हुई है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं इससे। अब जैसे यार एसी वेसी क्या है, बहुत सफोकेशन हो रहा है? कहाँ है रिमोट? किसके पास है? क्या फोन ही स्विच ऑफ कर दिया? हाँ यार, कुछ तो पंखा तो थोड़ा सा गेट खोल दे और पंखा भी चला दे। अरे एयर तो सर्कुलेट होगी सारी, ये तू दो चार खिड़कियां भी खोल दो यार, ये क्या पूरा ही बंद कर रखा है। और यहाँ कोरोना आएगा, जो एयर सर्कुलेट नहीं होगी तो कोरोना। चलो इधर देखो, अब यहां तक किसी को कोई डाउट है? खिड़की खोल देना, ये भी खोल दे, पीछे वाली भी। ये नहीं खुलती? लॉक लग रहा है क्या इस पे? चलो इधर देखो अब। अरे कोई बात नहीं, हो जाएगी सर्कुलेट। हाइड्रेशन आ गया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं इससे। और एक टर्म अपन ने पहले पढ़ी थी लेटिस एनर्जी, और एक टर्म अभी हमने पढ़ी हाइड्रेशन एनर्जी। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट लिखा, तो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर एक तो है कैल्शियम +2 और दूसरा है CO3-2। कैल्शियम +2 और CO3-2, एक तो है केटाइन, दूसरा है एनाइन। और केटाइन और एनाइन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा, राइट? क्या ये सोल्ट है? क्या सोल्ट है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 का, है ना?
और दूसरा मैंने यहां पे लिखा NaCl, NaCl भी सोल्ट है, और यहां पर एक तो Na प्लस होगा और दूसरा Cl माइनस होगा, एक तो है केटाइन दूसरा है एनाइन, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। अब आपको ये बात मालूम होगी कि NaCl पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाता है, तो NaCl तो पानी के अंदर क्या होगा? सोल्यूबल। और कैल्शियम कार्बोनेट क्यों? देखो कैल्शियम कार्बोनेट का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, जैसे अपने घर में मार्बल वगैरह लगा होता है ना, तो वो मार्बल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अब मार्बल के बारे में आपको मालूम है कि घर में पोछा वगैरह भी लगता होगा, 2 बार लगता होगा, 3 बार लगता होगा, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो पत्थर है ऐसे घुल जाता है, मतलब पोछा फिर घिसता है ना, तो ऐसे 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। 10-15 साल में तो लोहे के जंग लग जाता है। घिसते का मतलब क्या है? मैंने क्या बोला है? पत्थर है वो, क्या है? घिसते है? कैसी बातें करता है रे यार। चलो सुनो बात को ध्यान से। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मार्बल पत्थर जो हमारे घर में लगा हुआ होता है। वो पत्थर पानी के अंदर सोल्यूबल होता है क्या? तो ये कैसा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है इनसोल्यूबल। कैसा होता है? इनसोल्यूबल। अब जबकि ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी सोल्ट है, ये भी सोल्ट है, एक सोल्यूबल है एक इनसोल्यूबल है, बताओ क्यों है? एक ये कैसे मालूम करते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का? जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग से बनता है वो स्ट्रॉन्ग, जो वीक वीक से बनता है वो वीक। कैसी बातें करते हो बाबू यार। चलो सुनना बात को ध्यान से, सुनना बात को ध्यान से, इधर सुनना। कैल्शियम कार्बोनेट पानी के अंदर इनसोल्यूबल होता है, जबकि NaCl पानी के अंदर सोल्यूबल होता है। कहीं पर भी सोल्यूबिलिटी मतलब एक्सप्लेन करनी हो, लाइक कि कौन सोल्यूबल होगा कौन इनसोल्यूबल होगा, तो इसको एक्सप्लेन किया जाता है लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी के बेस पर। ठीक है, हमने लास्ट टाइम पे लेटिस एनर्जी पढ़ी थी, तो लेटिस एनर्जी के अंदर हमने बोला था कि जिसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी। अच्छा, लेटिस एनर्जी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि एक क्रिस्टल का सॉलिड स्टेट में मतलब एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, और उस क्रिस्टल के फॉर्मेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को बोला जाता है लेटिस एनर्जी। अगर लेटिस एनर्जी ज्यादा है मतलब बनने वाला क्रिस्टल वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा? और अगर लेटिस एनर्जी ज्यादा है तो क्रिस्टल स्ट्रॉन्ग होगा, और क्रिस्टल स्ट्रॉन्ग होगा तो अगर उसको आप पानी में डालोगे तो वो क्रिस्टल ब्रेक ही नहीं होगा। अगर मान लीजिए NaCl की बात करते हैं, तो NaCl का अगर पानी में डिजोल्व करते हो तो डिजोल्व करने पर ये डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है तो मतलब Na प्लस और Cl माइनस बन जाता है, और Na प्लस और Cl माइनस बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका क्रिस्टल ब्रेक हुआ है, इसका क्रिस्टल। तो जिसका क्रिस्टल ब्रेक होगा वो सोल्यूबल होगा, जिसका क्रिस्टल ब्रेक नहीं होगा वो इनसोल्यूबल होगा। अब किसका क्रिस्टल ब्रेक होगा, किसका क्रिस्टल ब्रेक नहीं होगा? जिसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी उसका क्रिस्टल ब्रेक, जिसकी लेटिस एनर्जी कम होगी उसका क्रिस्टल। तो जिसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी किससे? हाइड्रेशन एनर्जी से। तो अगर लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो क्रिस्टल हाईली स्टेबल होगा, और हाईली स्टेबल होगा तो वो क्रिस्टल ब्रेक ही नहीं होगा। इसका मतलब जो कंपाउंड है वो कैसा होगा? इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने उल्टा लिखा कि लेटिस एनर्जी कम है हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो लेटिस एनर्जी कम है इसका मतलब क्रिस्टल कैसा है? वीक है, तो आयंस पे डिसोसिएट हो जाएगा, और डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या उसका हाइड्रेशन हो जाएगा, और हाइड्रेशन हो जाएगा इसका मतलब वो कैसा होगा? सोल्यूबल होगा। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, कहीं भी आपको बताना है कि कौन सोल्यूबल होगा कौन इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, जैसे अपने ये जो बाहर पत्थर होते हैं ना, जिनके तुम फेंक फेंक के मारते रहते हो, ये जो पत्थर होते हैं ये पत्थर होते हैं BaSO4 के। किसके होते हैं? अब ये पत्थर पानी में सोल्यूबल होते हैं क्या? आज पत्थर यहाँ रख के गए, बारिश आ गई, उसके बाद भी अगले दिन वैसा का वैसा ही मिलेगा। अब ये जो BaSO4 होता है इसमें Ba+2 है, SO4-2 है, और Ba+2 है, SO4-2, और क्या ये सोल्ट है? क्या सोल्ट है? तो सोल्यूबल होना चाहिए, लेकिन सोल्यूबल। बेसिक रीजन
लेटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी। बात आई समझ में? कोई डाउट यहां तक? लिखो, पहले डेफिनेशन लिख लेना। क्या अभी बताएंगे ना, अभी तो पढ़ना ही शुरू करा है। हर किसी में कैसे मतलब क्या तो लिखो, डेफिनेशन लिखो। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, amount of energy released by the attraction of, या by the addition लिख लेना, by the addition of water molecule, by the addition of water molecule, water molecule, addition लिख ले, attraction लिख ले, by the addition of water molecule is called hydration energy। हाँ चल आगे लिख लो, फिर इसके आगे ये फोटो वोटो बना लो और लिख लो। नहीं बोलना तो जरूरी रहता है ना, कुछ बात खाली भी जाने दिया करे यार, कुछ बात खाली भी चल जाए तो क्या दिक्कत है। अब तो भी उसी की तरह हो रहा है, सोने वाला चश्मा। ये लास्ट क्लास में ऐसे खाली क्यों जाती है? चले जाते हैं ना। मोटिवेशन देके जाते हैं। अरे सब लिखने हैं। वही दिक्कत है ना तेरे साथ में। हाँ, इधर आगे इससे बातें कर रहा है, इधर नीचे गर्दन करके इससे बातें कर रहा है, वो तेरे को भाव ही नहीं दे रहा, बिल्कुल भी बात ही नहीं कर रहा। अब माप मना करते नहीं कर रहा मैं। इससे इससे पूछू एक बार, ये नहीं कर रहा बातें नीचे, फिर गर्दन ऐसे करके अकेले खुद से बातें करता है क्या तू? चलो लिख लिया गया। सेल्फ टॉक। तो मतलब तू खुद को इंटेलिजेंट समझता है।
मतलब क्या समझता है, तो खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझता है, उसने एक लाइन बोली। चलो लिख लिया ये वाला। कर दो इसको इरेज। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सोल्यूबल होगा कौन इनसोल्यूबल होगा, तो कॉन्सेप्चुअली बता दोगे? जिसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी वो, और जिसकी कम होगी वो। यानी कि अगर सोल्यूबिलिटी की बात की जाए तो सोल्यूबिलिटी दो ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो होते हैं हाइड्रेशन एनर्जी एंड लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी टर्म पढ़ते हैं। इस टर्म से ही सारी आगे वाली टर्म्स रिलेट होगी। इसका नाम है हाइड्रेटेड रेडियस। हाइड्रेटेड रेडियस, हेडिंग लिखो हाइड्रेटेड रेडियस। और हाइड्रेटेड रेडियस का मतलब क्या होता है इसको अपन समझते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लिखो हाइड्रेटेड रेडियस की डेफिनेशन। द रेडियस which is calculate after the addition of water molecule, after the addition of water molecule। ठीक है, देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा Li+, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा Be+2। ठीक है, हमने बोला हाइड्रेटेड रेडियस को कब कैलकुलेट करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन के बाद में, यानी हाइड्रेशन के बाद में। हाइड्रेशन का मतलब ही क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन। जैसे मैंने यहाँ पे Li+ लिखा और दूसरी जगह Be+2 लिखा। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि कहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशन ज्यादा होगा। देखो, जैसे अगर अपन सिंपल वे में बात करते हैं तो हमने यहां पर वाटर मॉलिक्यूल को अटैच किया था, यहां पे भी हम वाटर मॉलिक्यूल को अटैच कर रहे हैं, राइट। इसके ऊपर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। तो इस नेगेटिव चार्ज को कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? Be+2 या Li+2? Be+2 या Li+2? पक्का? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमसे पूछा जाए कि ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल कहां पर अटैच होंगे, तो हम बोलेंगे कि ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे किसके अंदर? Be+2 के अंदर। और क्यों अटैच होंगे? क्योंकि उसके ऊपर प्लस चार्ज बहुत ज्यादा है और प्लस और माइनस का अट्रैक्शन है, इस वजह से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे। और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी या कम होगी? और एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी तो इसका मतलब जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? चार्ज के ऊपर। अगर आयंस के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी रिलीज भी ज्यादा होगी। बात आई समझ में? और सेकंड फैक्टर, एक तो है चार्ज और सेकंड फैक्टर कौन सा होगा? साइज। अगर साइज बड़ी होगी या साइज छोटी होगी, जैसे हम सोचे कि साइज अगर छोटी होगी तो अट्रैक्शन, वही सेम लेटिस वाला ही फैक्टर है। अगर साइज छोटी तो अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ज्यादा तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा, और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा तो एनर्जी रिलीज भी, और एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी। तो अगर साइज छोटा तो अट्रैक्शन, अगर साइज बड़ा तो अट्रैक्शन, यानी साइज और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। बात आई समझ में? तो अगर चार्ज ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रेशन ज्यादा होगा। हाइड्रेशन आया समझ में? वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन ज्यादा होगा। ठीक है, पक्का? तो अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि Li+ मैंने लिखा है, दूसरा Be+2 लिखा है, Li+ और Be+2 में अगर हम बात करें तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल कहां पे अटैच होंगे?
Be+2 में क्यों ज्यादा अटैच होंगे? चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि Li+ में इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं, राइट? इसी तरीके से यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं। तो फिर आप सोचोगे कि सर दोनों में बराबर ही तो अटैच हुए, तो ये अटैचमेंट कैसे होगा? ये अटैचमेंट लेयर वाइज होता है, लेयर वाइज होता है। लेयर वाइज का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि यहां पर अट्रैक्शन क्या है, कम है या ज्यादा है? कम है, तो मतलब यहां पर क्या होगा कि एक लेयर बनेगी। कितनी लेयर बनेगी? एक लेयर। यहां पर अट्रैक्शन क्या है? और अट्रैक्शन ज्यादा है, तो यहां पर जो लेयर्स बनेगी वो लेयर्स कैसी बनेगी? ज्यादा बनेगी। वो लेयर्स कैसी बनेगी? यहां पर ज्यादा। और लेयर्स ज्यादा बनेगी तभी तो हम बोलेंगे कि ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हुए हैं। बात आ रही है समझ में? जैसे मान लो कि यहां पर Li+ लिखा हुआ है, मतलब एक बार को हम मान के चले कि एक ही लेयर बनी। कितनी लेयर बनी? और यहां पर Be+2 लिखा हुआ है, मतलब अट्रैक्शन क्या हुआ? और अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो यहां पर इससे ज्यादा लेयर बनेगी, क्योंकि आगे तक मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होगा। क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, एडिशन ज्यादा होगा। तो भाई एडिशन का मतलब क्या है? अगर इसकी सिंगल सरफेस पे हम ऐड करते तो दोनों के अंदर बराबर बराबर H2 ऐड होंगे, तो फिर एडिशन कहां ज्यादा हुआ? तो एडिशन कहां ज्यादा होगा कि भाई एक लेयर, उसके बाद दूसरी लेयर, उसके बाद तीसरी लेयर, इस तरीके से लेयर बनती हुई जाएगी। बात आई समझ में? अब इस तरीके से लेयर बनती हुई जाएगी, तो मान लेते हैं कि इसके अंदर सपोज 2 लेयर बनी है, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है लेयर भी ज्यादा ही बनेगी। तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन के बाद में हम रेडियस को कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन के बाद में हम रेडियस को कैलकुलेट कर रहे हैं। और रेडियस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो दोनों में से रेडियस कहां पर ज्यादा है? Be+2 में। Be+2 में पक्का? श्योर? इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर हाइड्रेशन ज्यादा होगा, जहां पर हाइड्रेशन ज्यादा होगा वहां पर वाटर मॉलिक्यूल भी ज्यादा अटैच होंगे। और वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच होंगे तो रेडियस भी क्या होगा? कौन सा रेडियस? हाइड्रेटेड रेडियस। बात आई समझ में? इसका मतलब Li+ और Be+2 में किसका हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा है? किसका ज्यादा है? तो जैसे मैंने यहां पे लिखा Li+ और Be+2, अगर आपसे पूछा जाए कि अब यहां पर अपन एक बात क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको एक रेडियस तो आपने पहले पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ा था ना? वहां पे जो भी रेडियस हमने पढ़ा था वो सब रेडियस गैसियस स्टेट के अंदर था। किसके अंदर था? गैसियस स्टेट के अंदर। जैसे आईपी हम बोलते थे तो क्या बोलते थे? नहीं, मतलब डेफिनेशन में क्या बोलते थे? गैसियस आइसोलेटेड एटम। ईए में भी यही बोलते थे। तो वहां पर जो भी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो सब किसमें थी? गैसियस स्टेट में। ठीक है। और अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं कि Li+ एक्वस, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? और यहां पर लिखा हुआ है Be+2 एक्वस। एक्वस का मतलब कौन सी रेडियस? हाइड्रेटेड रेडियस। एक्वस का मतलब वाटर, और वाटर में जो रेडियस कैलकुलेट की जाएगी उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड रेडियस। तो अगर आपको क्वेश्चन में हाइड्रेटेड रेडियस लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ब्रैकेट में एक्वस एक्वस करके भी लिखा हुआ है तब भी आपको हाइड्रेटेड रेडियस ही कैलकुलेट करना है। ठीक है? पक्का? अच्छा, अगर सिंपल वे में बात करें कि जैसे Li+ लिखा हुआ है और Be+2 लिखा हुआ है, दोनों में साइज का ऑर्डर क्या होगा? दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? दो दो इलेक्ट्रॉन है। दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो अपन कंपैरिजन किसके बेस पर? जेड इफेक्टिव के बेस पर। जिसके ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा उसका साइज, और जिसके ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज कम होगा। तो दोनों में किसका साइज बड़ा? Li+। ये नॉर्मल वाला ऑर्डर है जो हमने पहले पढ़ा था। और ये ऑर्डर किसके अंदर है? गैसियस स्टेट में। बात आ रही है समझ में? क्योंकि अपन इस टर्म को यही क्लियर कर ले तो बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है। अगर सेकंड में हम बात करते हैं तो सेकंड में कौन सी रेडियस? हाइड्रेटेड रेडियस कब कैलकुलेट करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स के एडिशन के बाद में। तो जिसके ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा होगा हाइड्रेशन भी क्या होगा? और हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो हाइड्रेटेड रेडियस भी क्या होगी? आप तो सिंपल सी बात ध्यान रख लो, जिसका हाइड्रेशन ज्यादा उसकी हाइड्रेटेड रेडियस भी, जिसका हाइड्रेशन ज्यादा उसकी हाइड्रेटेड रेडियस भी। तो दोनों में किसका हाइड्रेशन ज्यादा? और Be+2 का हाइड्रेशन ज्यादा तो इसकी हाइड्रेटेड रेडियस भी। तो Li+ और Be+2 में कौन ज्यादा? Be+2। बात आई समझ में? तो पहले जो हमने गैसियस स्टेट में ऑर्डर बनाया था उस ऑर्डर का अगर अपोजिट कर देते हैं तो कौन सा? हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है?
इसको इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो कि जो पहले छोटा था, जो पहले यहां पर छोटा कौन था, B+2, वो पानी पीकर, तो जो पहले छोटा था वो पानी पीकर, तो जो पहले छोटा था वो पानी पीकर बड़ा हो गया। बात आई समझ में? पक्का? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और ऑर्डर बनाते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा Li+, Na+, K+, Rb+ और Cs+। ठीक है, अब अपन इसकी बात नहीं करेंगे गैसेस स्टेट वाले की, केवल कंफ्यूजन ना हो इस वजह से अपन ने यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया है। ठीक है, अगर इस टाइप का आपके सामने कोई ऑर्डर लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्वस, क्या लिखा हुआ है, मतलब आपको कौन सी रेडियस बनानी है, हाइड्रेटेड रेडियस। और हाइड्रेटेड रेडियस बनानी है तो आप कैसे बनाओगे, सबसे छोटा साइज किसका है, लिथियम प्लस का। जिसका साइज छोटा होगा उसमें हाइड्रेशन, साइज छोटा तो हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो हाइड्रेटेड रेडियस भी, हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो हाइड्रेटेड रेडियस भी, और हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद फिर फ्रांजियम फ्रांजियम नहीं लेते अपन यार, वो रेडियो एक्टिव होता है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा B+2, Mg+2, Ca+2, Sr+2 और Ba+2। ठीक है, आपसे पूछा है इनके बीच में कि हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर बताइए, तो आप कैसे सोचोगे, एक मिनट एक मिनट, जिसका साइज छोटा उसका हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, और जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा उसकी हाइड्रेटेड रेडियस भी, और हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा Be+2, Mg+2, Ca+2, Sr+2 और लास्ट में Ba+2। हाँ तो +2 कर दे यार, तू क्या परेशान होता रहता है। क्लियर है? पक्का? आप चाहो तो नॉर्मल ऑर्डर का अपोजिट कर सकते हो और इस तरीके से भी आप ऑर्डर बना सकते हो। जिसका साइज छोटा होगा उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो हाइड्रेटेड रेडियस भी ज्यादा होगा। ठीक है, कोई डाउट? ये लिखो, अभी नीचे जगह बची हुई है। कौन से दोनों फैक्टर? एक ही तो फैक्टर आएगा, आएगा जब देखेंगे। प्रायोरिटी तो चार्ज को ही देनी है ना यार, प्रायोरिटी किसको देनी है, चार्ज को। क्या? हाँ, उसको कहाँ रिलेट कर रहा है हाइड्रेशन एनर्जी से, मतलब जिसका ज्यादा हाइड्रेशन होगा बस इतना सही रखो। ज्यादा ये क्या है कि यहाँ पर ज्यादा रिलेट करते हैं ना अपन, जैसे अपन ने पीरियोडिक टेबल में आईपी पढ़ा, ये पढ़ा, ईएन पढ़ा, जेड इफेक्टिव पढ़ा, तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, तीनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे साइज के, पर अपन ने ऐसे रिलेट नहीं करा। तो ये ऐसे रिलेट कर देते ना, जितना अभी थोड़ा सा आता है। लिख लिया क्या?
हम्म, अभी बताएंगे, रुक जा। रैंडम क्या, अभी 50-60 कंपाउंड ले लेंगे अपन। चलो लिख लिया। चलो इधर देखो अब, नेक्स्ट टर्म देखना, बातें नहीं बिल्कुल भी। हो गया। चलो अब इधर देखो, मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस इन वाटर। चलो इस टर्म को समझते हैं, ये टर्म क्या होती है। मोबिलिटी ऑफ आयंस, सबसे पहले बताओ कि मोबाइल का मतलब क्या होता है। चल सकने वाला मतलब मोबाइल क्या चल सकता है क्या? मोबाइल का मतलब होता है मूव कर सके, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे आयंस जिनका मोमेंट ज्यादा होता है या जिनका मोमेंट फास्ट होता है, हम बोलेंगे कि उनकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। ऐसे आयंस जिनका मोमेंट फास्ट होता है, या फिर क्या बोल रहा था मैं चलो इधर देखो, एक तो पूरा ही डिस्ट्रैक्ट कर देते हो। इधर देखो अब, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है। मोबिलिटी का मतलब होता है मूव होना, और ऐसे आयंस जिनका मूवमेंट फास्ट होगा मतलब उनकी मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे मान लो कि अपन बात करें कि, अच्छा मैंने यहाँ पर मोबिलिटी टर्म किसमें लिखी है, वाटर के अंदर। अब वाटर के अंदर लिखी है, एक अपन सिंपल वे में बात करें कि एक मोटा आदमी और एक पतला आदमी है, एकदम फिट है, पतला आदमी एकदम फिट है और एक मोटा आदमी है। अगर पूछा जाए कि दोनों में से किसका मूवमेंट ज्यादा होगा, पतले आदमी का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि बड़े साइज के एटम में या छोटे साइज के एटम में किसका मोबिलिटी ज्यादा होगी, छोटे साइज वाले की। पक्का? तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर छोटे साइज वाला एटम होगा तो मोबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर बड़े साइज वाला एटम होगा तो मोबिलिटी कम होगी। इसका मतलब मोबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, साइज के ऊपर। अगर साइज बड़ा तो मोबिलिटी कम। तो मोबिलिटी और हाइड्रेट, अच्छा दूसरी बात, यहां पर मैंने वाटर लिखा है, क्या लिखा है, और वाटर लिखा है, तो हम किस रेडियस की बात करेंगे, हाइड्रेटेड रेडियस की। तो जिसकी हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगी उसकी मोबिलिटी, क्लियर है। अब जैसे मान लो कि हमें Li प्लस, Na प्लस, के प्लस, आरबी प्लस और Cs प्लस के अंदर मोबिलिटी का ऑर्डर बनाना है, तो मोबिलिटी का ऑर्डर हम कैसे बनाएंगे, मोबिलिटी का ऑर्डर कैसे बनाएंगे कि सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियस किसकी होगी, जिसका साइज छोटा होगा हाइड्रेशन ज्यादा होगा, और हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो हाइड्रेटेड रेडियस भी। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियस किसकी है, और Li प्लस की हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा है तो इसकी मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का करेक्ट ट्रेंड क्या होगा, सीजियम प्लस, आरबी प्लस, के प्लस, Na प्लस और लास्ट में Li प्लस। बात आई समझ में? अच्छा इसके आगे बढ़ते हैं, और इस मोबिलिटी के आगे एक टर्म होती है कंडक्टिविटी, क्या होती है, और कंडक्टिविटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब जैसे मान लो कि डिस्टिल वाटर है,
तो बार बार पीछे घूम रहा था, बार बार पीछे घूम रहा था तू, क्यों घूम रहा था? क्या काम आ रहा है तेरे को उससे? है क्या काम आ रहा है तेरे को उससे? कोई जरूरी काम है? क्या काम है? खड़ा हो, तू भी खड़ा हो, और तू भी खड़ा हो। क्या काम है तेरे को उससे? खुल के बता क्या काम है। कुछ डाउट पूछ रहा था? एक तो जहां भी बैठे दोनों एक दूसरे के आगे पीछे बैठेंगे या अगल बगल बैठेंगे। तो यहां बैठता है तो ये पीछे बैठता है। कल बैठा था ना खाली। अच्छा, मैं से तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? बैठ जाओ नीचे यार, और आगे देखना अब। चलो इधर देखते हैं। कंडक्टिविटी, पता ही नहीं क्या हो रहा है यार। कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई भी सॉल्यूशन कंडक्टिव होगा, तो हम कैसे बोलेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन कंडक्टिव है? आयंस के बेस पर, कि भाई उसके अंदर आयंस होंगे, आयंस का मूवमेंट होगा, आयंस का मूवमेंट होगा, तभी तो हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, कंडक्टिव है। जैसे मान लो कि हमने डिस्टिल वाटर लिया, डिस्टिल वाटर का मतलब होता है उसके अंदर कोई आयंस प्रेजेंट नहीं है। हमने डिस्टिल वाटर लिया, उसके अंदर कैथोड और एनोड लगाया और एक पत्थर रख दिया, ठीक है? क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? अगर मान लो कि जैसे बाहर कोई पत्थर रखा हुआ है, एकदम ड्राई पत्थर है, उसके ऊपर अपन ने कैथोड और एनोड लगा दिया, क्या उसके अंदर करंट आएगा? मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, राइट? तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कब होगा? जब नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे, मतलब आयंस प्रेजेंट होंगे, और आयंस प्रेजेंट होंगे तो कंडक्टिविटी होगी, और जितने ज्यादा आयंस होंगे कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, या फिर आयंस का जितना फास्ट मूवमेंट होगा कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। बात आई समझ में? कंडक्टिविटी आयंस की वजह से होगी, और आयंस की वजह से कंडक्टिविटी होगी, तो आयंस का मूवमेंट अगर फास्ट हुआ या फिर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हुए तो कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जिन आयंस की मोबिलिटी ज्यादा होगी उनका मूवमेंट, और मूवमेंट ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी भी? जिन आयंस की मोबिलिटी ज्यादा होगी मतलब मोमेंट, और मोमेंट ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। जैसे मान लो कि अपन ने पानी लिया, उसके अंदर NaCl डाल दिया और 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड लगाने पर क्या होगा कि कंडक्टिविटी आ जाएगी, क्योंकि NaCl है 100% आयोनाइज हो जाएगा, तो Na प्लस तो कैथोड पे डिपोजिट हो जाएगा, Cl माइनस एनोड पे डिपोजिट हो जाएगा, और इस तरीके से आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो मतलब कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। और जितना फास्ट मूव करेंगे, भाई अगर अपन जैसे टेम्प उसका वोल्टेज बढ़ा देते हैं, तो वोल्टेज बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि उनका मूवमेंट क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? और ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए मोबिलिटी और कंडक्टिविटी दोनों में क्या रिलेशन होगा, डायरेक्टली या इनवर्सली? जितना फास्ट आयंस मूव करेंगे कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो कंडक्टिविटी और मोबिलिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, और ये दोनों मिलके किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे? हाइड्रेटेड रेडियस के। बात आई क्या समझ में? पक्का? तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे, अच्छा ये जो कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं ये भी वाटर में ही कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? क्योंकि कंडक्टिविटी जहां भी देखी जाती है वाटर के अंदर ही देखी जाती है, ठीक है? अब जैसे मान लो कि मैंने यहां पे लिखा Li प्लस Na प्लस के प्लस Rb प्लस और Cs प्लस, आपसे पूछा जाए कि इन सबके बीच में कंडक्टिविटी का ऑर्डर बनाइए, तो जिसका हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगा उसका मोमेंट, जिसका हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगा उसका मोमेंट, और मोमेंट कम होगा तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। तो यहां पर Li प्लस का साइज कैसा है? नॉर्मली साइज सबसे छोटा है, साइज छोटा है तो हाइड्रेशन क्या होगा, और हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो हाइड्रेटेड रेडियस भी क्या होगी, और हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी, यानी करेक्ट ट्रेंड क्या होगा कंडक्टिविटी का? सीजियम प्लस Rb प्लस के प्लस Na प्लस और लास्ट में Li प्लस।
बात आई? कोई डाउट इसमें? अगर मान लो कि मैंने इस तरीके से लिखा कि Li प्लस और Be+2 इन दोनों में कंडक्टिविटी का ऑर्डर बनाइए, कौन ज्यादा कंडक्टिव है? Li प्लस? पक्का? क्यों? दोनों में से हाइड्रेशन किसका ज्यादा? हाइड्रेशन ज्यादा तो हाइड्रेटेड रेडियस भी, और हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा तो कंडक्टिविटी, तो दोनों में कौन ज्यादा कंडक्टिव है? Li प्लस। क्लियर? कोई डाउट? ये लिख लिया क्या? तो लिखो। एटॉमिक साइज नहीं लेके आएंगे, ये तो वहां पता भी नहीं चलेगा कि एटॉमिक साइज लेना था या हाइड्रेटेड लेना था। तभी तो मैं बार बार हर जगह वाटर लिख रहा हूं। चलो कंडक्टिविटी में आगे देखना। अब जैसे मैंने यहां पे लिखा NaCl, ठीक है, ये NaCl सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा NaCl और ये NaCl मोल्टन स्टेट में है, मतलब पिघला हुआ है, ठीक है। और थर्ड मैंने लिखा NaCl और ये एक्वस स्टेट में है। हमसे पूछा है कि इन तीनों के बीच में कंडक्टिविटी का ऑर्डर बनाइए, ठीक है। अरे एक मिनट में बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं ना, इन तीनों के बीच में कंडक्टिविटी का ऑर्डर बनाइए। आप कंडक्टिविटी का ऑर्डर कैसे बनाएंगे कि हमने अभी एक लाइन बोली कि अगर आयंस का मोमेंट फास्ट होगा, अगर आयंस का मोमेंट फास्ट होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, या फिर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तब भी कंडक्टिविटी ज्यादा ही होगी। तो कंडक्टिविटी डिपेंड करती है मोबिलिटी ऑफ आयंस एंड नंबर ऑफ आयंस पर, ठीक है। अब अगर इन दोनों में हम देखते हैं तो NaCl सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट का मतलब यह है कि सॉलिड में इसके पास फ्री आयंस नहीं है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में है तो इसके पास में प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है। और मोल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ। मोल्टन का मतलब क्या होता है? पिघला हुआ। अब पिघले हुए का मतलब यह है कि जो NaCl होता है, ये NaCl ऑलमोस्ट 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। कितने पर?
1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट होता है, और 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है तो मेल्ट होने का मतलब ये है कि 1100 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर दे रहे हो, और इतना हाई टेम्परेचर दे रहे हो तो टेम्परेचर इज एनर्जी, और इतना हाई टेम्परेचर दे रहे हो तो टेम्परेचर देने पर कुछ ना कुछ बॉन्ड तो ब्रेक होंगे ही सही। अरे होंगे ही सही। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे कम आयंस किस में होंगे? सॉलिड स्टेट में, क्योंकि फ्री आयंस प्रेजेंट ही नहीं होंगे, तो सॉलिड स्टेट में ये बेड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। मोल्टन स्टेट में इतना हाई टेम्परेचर दिया है, इतना हाई टेम्परेचर दिया है, तो मतलब ये तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। और अगर हम एक्वस में आते हैं तो हमें मालूम है कि NaCl एक्वस में है तो 100% आयोनाइज हो जाता है, हो जाता है। और अगर 100% आयोनाइज हो जाता है तो इन तीनों में अगर कंपेयर किया जाए कि सबसे ज्यादा आयंस कहां पर होंगे, कहां पर होंगे, और एक्वस में सबसे ज्यादा आयंस होंगे, तो अगर इन तीनों स्टेट में कंडक्टिविटी का ऑर्डर बनाना है तो ट्रेंड क्या फॉलो होगा? सबसे ज्यादा होगा एक्वस में, फिर उसके बाद होगा मोल्टन में, और फिर उसके बाद होगा सॉलिड में। हर सॉल्ट के लिए यही अप्लाई होगा कि सबसे ज्यादा जो कंडक्टिविटी शो करेगा वो करेगा एक्वस मीडियम में, उससे कम किसमें करेगा? मोल्टन में, और उससे कम करेगा सॉलिड स्टेट में। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? श्योर? अब जैसे एक और टर्म यहां पर समझना, जैसे मान लो मैंने लिखा HCl, ठीक है, ये HCl आयनिक होता है या कोवलेंट? आयनिक होता है, पक्का? कोवलेंट होता है। कोवलेंट होगा। चलो इस टर्म को ही अपने को क्लियर करना है कि कोवलेंट होगा या आयनिक होगा। सबसे पहली बात यहां पे देखो ध्यान से कि HCl का नॉर्मल वे में हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर हमने बनाया है, और हम बार बार बोलते हुए आए HCl है मतलब किस टाइप की ओवरलैपिंग होगी? 1s3p, और 1s3p ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब कैसा हुआ? कोवलेंट हुआ। लेकिन जब पानी में डाल देते हैं तो H प्लस Cl माइनस बन जाता है, इसका मतलब कैसा हुआ? आयनिक हुआ। तो हम क्या माने? आप समझना बात को ध्यान से, ये HCl अगर नॉर्मल वे में लिखा हुआ है, नॉर्मल वे में लिखा हुआ है, तो ये कोवलेंट होगा। कैसा होगा? कोवलेंट। और ये एक टाइप का पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है। अगर सिंपल वे में है, मान लो कि गैसियस स्टेट में है, व्हाइट फ्यूम्स में होता है, ये व्हाइट फ्यूम्स होती है इसकी, अगर गैसियस स्टेट में है तो हम इसको बोलेंगे HCl, मतलब कोवलेंट नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? कोवलेंट नेचर का होगा। और जैसे ही इसको वाटर में डिसोल्व करते हैं, या फिर मैंने लिखा HCl एक्वस, क्या लिखा? HCl एक्वस। और HCl एक्वस लिखा तो मतलब किसके अंदर है ये HCl? वाटर के अंदर। और वाटर के अंदर होगा तो ये H प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में होगा। और H प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में होगा तो कैसा होगा? आयोनिक होगा। तो वाटर के अंदर तो कैसा है? आयोनिक। और नॉर्मल वे में कैसा है? कोवलेंट। ऐसे सारे एसिड हो सकते हैं, जैसे मान लो HNO3 है। अब HNO3 को अपन कितनी बार स्ट्रक्चर बनाया, अपन ने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किया, सब कैलकुलेट किया, तो वो नॉर्मल वे में कैलकुलेट किया है। अगर इसी को ही वाटर में डिसोल्व कर दोगे तो क्या बन जाएगा? H प्लस NO3 माइनस। तो ये क्या हो गया? H प्लस और NO3 माइनस, एक केटाइन दूसरा यानी आयनिक। तो ये सब डिपेंड करता है कि ये वाटर में है या फिर बाहर है। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि वाटर में है या बाहर है? तो सब जगह इसी तरीके से HCl लिखा होगा, सब जगह HCl लिखा होगा तो सब जगह कोवलेंट ही होगा। हम भी कोवलेंट ही मानते हुए आए हैं, और कोवलेंट मानते हुए हमने जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए सब सोल्व किए। अब यहां पर अगर उसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? एक्वस, तो इसका मतलब आयोनिक होगा। ठीक है, बात आई समझ में? कोई डाउट? आप बता दोगे कि कोवलेंट होगा या आयनिक होगा? ठीक है। अब दूसरी बात यह आती है कि जब ये कोवलेंट है यानी गैसियस स्टेट में है, तो क्या इसके पास फ्री आयंस है? क्या क्या फ्री आयंस है क्या? और फ्री आयंस नहीं है तो ये कंडक्टिव होगा या नॉन कंडक्टिव होगा? तो ये कैसा होगा? नॉन कंडक्टिव। बात आई समझ में? और जैसे ही वाटर में डिसोल्व करा तो फ्री आयंस आ गए।
और फ्री आयंस आ गए तो फ्री आयंस की वजह से कैसा होगा, कंडक्टिव है नॉन कंडक्टिव, कंडक्टिव होगा। तो अगर कहीं पर भी HCl एक्वस लिखा हुआ है मतलब कंडक्टिव होगा, और अगर सिंपल HCl लिखा हुआ है या ब्रैकेट में गैस लिखा हुआ है तो कैसा होगा, नॉन कंडक्टिव। क्लियर है? यहां पर फ्री आयंस नहीं है, फ्री आयंस आर एब्सेंट, और यहां पर फ्री आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस वजह से ये तो हो गया कंडक्टिव और ये हो गया नॉन कंडक्टिव। नीचे वाला तो कंडक्टिव, ऊपर वाला नॉन कंडक्टिव। बात क्लियर है? कोई डाउट? श्योर? ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है, जो जैसे मैंने HNO3 का बताया, H2SO4 भी हो सकता है, ठीक है, HClO4 भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा उस पर जाने की जरूरत नहीं है। सारा काम अपना उससे जो नॉर्मल वे में जितना भी अपन ने पढ़ा है उससे हो जाता है। एक थोड़ा सा आइडिया इस चीज का रख लेना कि HCl आयनिक होगा कब और कब कोवलेंट होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं पहले, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। किसका फास्ट होगा मूवमेंट? नंबर ऑफ आयंस दोनों के अंदर कैसे हैं? नंबर ऑफ आयंस दोनों के अंदर कैसे हैं? सेम। अरे तो यार क्वेश्चन करना है यार, क्यों परेशान होता रहता है? चलो, एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, पेज नंबर 105 और क्वेश्चन नंबर 62। आंसर कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप करके बैठ जाना। पेज नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 62। आ गया आंसर? क्या आया है? LI आया? पीछे भी यही दिया है क्या? इसमें बोला है आयोनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केली मेटल आयंस इज लोवेस्ट व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट आर पुट अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सब मोम आया है, अल्टीमेटली क्या बोलना चाह रहा है, मोबिलिटी। क्या बोलना चाह रहा है? तो जिसका साइज बड़ा होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी। अच्छा, वाटर की बात कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन बोल, हाइड्रेटेड रेडियस देखेंगे तो हाइड्रेटेड रेडियस देखेंगे तो मोबिलिटी का ऑर्डर भी अपन बना लेंगे। क्लियर है? तो Li प्लस की मोबिलिटी सबसे कम होगी। ठीक है, चलो लिखो, बस बहुत है। होमवर्क दिया था क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? करके लाए हो क्या? चलो फिर डिस्कस कर लेंगे। चलो डिस्कस कर लेते हैं होमवर्क। बातें बिल्कुल भी नहीं।
चलो होमवर्क डिस्कस करते हैं और बातें बिल्कुल बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 136, 136। मैं पहले ही बोल देता हूं, बातें मत करना। अब मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। डाउट नहीं पूछना, चुपचाप बैठे रहो। अब आवाज नहीं आनी चाहिए, चक्कर चक्कर चक्कर। इसको देखो तो ये बातें कर रहा है, उसको देखो तो वो बातें कर रहा है। सीधे बाहर निकालूंगा अब मैं। पहले तो वहां पे भी खड़ा कर देता, दीवार के सहारे भी। पेज नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 136। डाउट है? 37, 37 में ड्राई आइस लिखा हुआ है। ड्राई आइस का मतलब क्या होता है? CO2। बहुत सारे CO2 के मोलिक्यूल मिलकर ड्राई आइस का फॉर्मेशन करते हैं। और CO2 कैसा होता है, पोलर या नॉन पोलर? और नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर, तो इनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा? वॉन्डर वॉल। ठीक है, चलो 138, 139, 140। 140 में ग्लिसरॉल इज मोर विस्कस देन ग्लाइकोल, द रीजन इज मोर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ OH ग्रुप ज्यादा है ग्लिसरॉल के अंदर, इस वजह से उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। 41, 41, 42, 40, 42। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज शोन बाय H2O कितने बनाता है? 4। HF कितने बनाता है? 2। और H2S और H2AC तो बनाएंगे ही नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। 143, 144। द क्रिस्टल लेटिस ऑफ आइस इज मोस्टली फॉर्म बाय। अब सिंपल सी बात यह है कि जैसा आइस होगा वैसा ही वाटर होगा। अगर आपको पूरा का पूरा क्रिस्टल बनाना है, मतलब पूरा का पूरा अगर स्ट्रक्चर बनाना है, तो जैसे अपन ने कई बार इसका स्ट्रक्चर बनाया H2O का, तो H2O लिक्विड और आइस दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये बीच में जो स्पेस होता है उसका डिफरेंस होता है। अब ये पूरा का पूरा मिलके ही तो आइस का पूरा क्रिस्टल बनेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें किस टाइप के बॉन्ड्स होंगे, कितने टाइप के बॉन्ड्स होंगे, तो ये तो भाई हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। ये वाले कौन से हो गए? कोवलेंट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड से मिलके ही पूरा का पूरा एक क्रिस्टल बनेगा। नहीं, पर बनेगा तो दोनों से मिलके ही ना। उसने पूछा है कि कौन से कितने टाइप के बॉन्ड होंगे या कौन कौन से बॉन्ड होंगे, तो आप क्या बोलोगे? कोवलेंट तो होगा ही सही, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। 145, 46, 47, 48, 49, 50, 50। किसको ऐड आउट? विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट? ये तो कॉपी में करवा रखा है, आ जाएगा ना अब तो। 51, क्वेश्चन नंबर 136 में उसने बोला है कि इन अ वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। इन अ वाटर, कौन सा पूछ रहा है? इन अ वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। किसमें? 4 बताए थे ना मैंने यार। हाँ 4 बताए थे।
क्या कह रहा है? 142 पूछ रहा है ना? वहां पे इन अ मॉलिक्यूल बोला है, मॉलिक्यूल के अंदर। मैं बोलता हूं तूने हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पढ़ा, बता H2O में कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट है ना, तो यही तो वो पूछ रहा है। 151, 152, 153, 154 और 155, कौन सा? 154। 154 में अपन ने बोला था ना कि KHF2 के अंदर एक तो K प्लस होता है, दूसरा HF2 माइनस होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जैसे HF2 माइनस होता है तो थर्ड वाला आंसर तो करेक्ट हो ही गया। अब जैसे सेकंड वाले के साथ में अगर आप इसको देखते हो तो सेकंड वाले में लिखा हुआ है K प्लस F माइनस और HF, सिंपल HF। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करोगे तो एक केटाइन और दूसरा एनाइन इन्होंने मिलकर KF बना लिया ना, तो इस HF को कैसे अटैच करोगे? इसके साथ में कैसे अटैच करोगे? नहीं कर सकते आप अटैच, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो आयनिक बन गया, इन दोनों के बीच में कोवलेंट है, तो अटैच नहीं कर सकते। तो यहां पर K प्लस और दूसरा कौन सा होगा? HF2 माइनस। ये पूरा का पूरा साथ में ही चलेगा। 155 नो डाउट। एक बिगनर बॉक्स भी दिया था। 155 आर्गन है ना, एक आर्गन, दूसरा आर्गन, तीसरा आर्गन, चौथा आर्गन, पांचवा आर्गन, ऐसे करके आर्गन सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड बन जाएगा तो वंडरवाल आ जाएगा। नॉन पोलर, नॉन पोलर। चलो एक बिगनर बॉक्स भी दिया था, नहीं दिया था क्या? तो ये बिगनर बॉक्स 7 भी कर लेना। वैसे तो कुछ एक क्वेश्चन तो अपन ने कर लिए थे इसके। बिगनर बॉक्स 7 कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। बाय। बाय टू ऑल। क्वेश्चन नंबर 154 अभी बता दिया।